नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हिंदी प्रैक्टिस सेट में। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए, एक बार पिछले प्रैक्टिस सेट लगाओ। अब ये जो प्रैक्टिस सेट है हमारे कुछ एडवांस प्रैक्टिस सेट है जिसमें बहुत सही लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, क्वेश्चन को सही तरीके से करना, ठीक है, और अपने नंबर काउंट करना कितने नंबर बनते हैं। शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन दिया गया है, ओस्टिक परिवार की प्रमुख भाषा क्या है। अर्थात जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तमिल, मुंडा, तिब्बत और खासी, इसमें ओस्टिक परिवार की भाषा पूछी है। ठीक है, हिंदी में जो भाषा परिवार है, हिंदी में भाषा परिवार, तो हिंदी में चार भाषा परिवार है। ठीक है, पहला भाषा परिवार भारोपीय भाषा परिवार, जिसमें भारत और भारत के साथ साथ पूरे यूरोप की भाषाएं आती है, इसे कहते हैं हम भारोपीय परिवार। भारत अर्थात यूरोप। दूसरा होता है आपका द्रविड़ परिवार। यह परिवार जो है दक्षिण भारत का होता है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपका होता है ओस्ट्रिक परिवार, जिससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, याद रखना। तो भारत में कितना भाषा परिवार है? चार भाषा परिवार है, भारोपीय, द्रविड़, ओस्ट्रिक और आपका लास्ट चीनी तिब्बत भाषा परिवार। ठीक है, कितने? चार भाषा परिवार है। पहला भारोपीय परिवार, दूसरा द्रविड़ परिवार, तीसरा आपका ओस्ट्रिक परिवार और चौथा आपका चीनी तिब्बत परिवार। इनका परसेंटेज पूछा जाता है जो आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे बड़ा परिवार भारोपीय परिवार। ठीक है, कितने परसेंट है ये तो याद रखना। पूरे भारत में जितनी भाषा बोली जाती है उसका 73% भारोपीय परिवार की है। उसके बाद जो बचा आपका द्रविड़ परिवार, ये 25 में आ जाता है, 25% में द्रविड़ परिवार आ जाता है। ओस्ट्रिक परिवार 1.3% में आता है और सबसे छोटा जो परिवार है चीनी तिब्बत परिवार है, ये जो आता है आपका 0.7% है। ठीक है, अब इस आधार पर सबसे बड़ा परिवार कौन सा? हमारा भारोपीय परिवार। सबसे छोटा परिवार चीनी तिब्बत परिवार। इसी के अंदर भाषा पूछी गई है, ओस्ट्रिक परिवार की भाषा पूछी गई है। ठीक है, अब भारोपीय परिवार में जो भाषाएं आती है हमारी, उसमें भारत और यूरोप की सभी भाषाएं आ जाती है। जैसे हमारी हिंदी है प्रमुख, हिंदी कौन से परिवार की है? भारोपीय परिवार की। उसके यूरोप में रूसी भाषा कौन से परिवार की है? तो याद रखना भारोपीय परिवार की। उसके बाद फ्रेंच जो फ्रांस में बोली जाती है, कौन से परिवार की? भारोपीय परिवार की। उसके बाद जर्मन जो बोली जाती है जर्मनी में, कौन से परिवार की? भारोपीय परिवार की। बाकी अपनी तो सब आई जाएंगी, पाली, सिंधी, नेपाली भी आ जाएगी, याद रखना। कौन सी? नेपाली। ये भारत में बोली जाती है। सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है? नेपाली बोली जाती है, याद रखना। उसका अंग्रेजी, पंजाबी, कश्मीरी, बंगाली, उड़िया हमारी सब आ जाएंगी। अर्थात सबसे बड़ा परिवार कौन सा? भारोपीय परिवार। भारत और यूरोप सब आते हैं, वो याद रखना। अर्थात रूसी, फ्रेंच, जर्मन और अंग्रेजी कौन से परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की थी। उसके बाद नेक्स्ट द्रविड़ परिवार, जो दक्षिण भारत का परिवार है, ये कितने परसेंट है? 25% है। इसमें कौन कौन सी आती है आपको याद रखना है। तमिल आती है जो तमिलनाडु में बोली जाती है। उसके बाद तेलुगु आती है, तमिल तेलुगु। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी मलयालम तेलुगु जो बोली जाती है हैदराबाद में। उसके बाद आती है एक मलयालम जो बोली जाती है आपकी केरल में। और उसके बाद जो सबसे लास्ट आती है तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़, जो कहां बोली जाती है? आपके कर्नाटक में बोली जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना। द्रविड़ परिवार में चार आती है, तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़। तमिल जो भाषा है द्रविड़ परिवार की सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है, इसे क्लासिक भाषा बोलते हैं। क्या कहते हैं? तमिल को क्लासिक भाषा। एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। और जो तेलुगु भाषा इसे बोलते हैं इटालियन ऑफ द ईस्ट। इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु को बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ओस्ट्रिक परिवार, जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें कौन कौन सी हमारी भाषाएं आती है? इसमें आती है पहली संथाली, और ओस्ट्रिक परिवार की सबसे प्राचीन भी है और सबसे बड़ी भी है। कौन सी? आपकी याद रखना, संथाली। उसके बाद साबरा, मुंडारी, और मुंडारी से मिलता हुआ मुंडा,
जो हमारे एग्जाम में पूछी गई है, जो हमारे प्रैक्टिस सेट में थी। उसके बाद एक और आती है हो आती है, ठीक है। तो साबरा, संथाली, मुंडारी, मुंडा और हो किस में आती है, याद रखना ओस्टिक परिवार में आती है। उसके बाद जो बचा हमारा सबसे छोटा परिवार, ठीक है, चीनी तिब्बत परिवार, कितने परसेंट है, तो 0.7% है। पूछा जाए इसमें कौन कौन सी आती है, तो इसमें पूर्वोत्तर वाली आती है, मैं ऊपर लिख देता हूं कौन कौन सी, जैसे गारो, खासी, नागा, मणिपुरी, ठीक है, मिजो, ये किस में आती है सर, तो याद रखना चीनी तिब्बत में आती है, ऊपर वाली जो पूर्वोत्तर वाली है। ये हमारा भाषा परिवार है। जब हम भाषा परिवार पढ़ते हैं और हम पहला परिवार पढ़ते हैं भारतीय परिवार, तो उसमें याद रखना भारत और यूरोप आते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय परिवार में कौन कौन आते हैं, तो याद रखना भारत और यूरोप आते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको इसका आंसर भी मिल गया होगा, और ये जो आपका भाषा परिवार का सिस्टम है ये भी आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये जो हमारी ओस्टिक में कौन सी आ जाएगी, तो याद रखना आपका मुंडा हमारी कौन से परिवार में आ जाएगी, ओस्टिक परिवार में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप जो दे रखी है जैसे तमिल, इधर तिब्बती और खासी, आप सब बता सकते हो, ठीक है। बस यही बताना था, ये भाषा परिवार से क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रख लेना है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अपना दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है। मेरा मानना यह होता है कि एक बार पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो। जो इसमें पूछा गया है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है या कितनी होती है, ठीक है। तो व्यंजनों से क्वेश्चन है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या कितनी मानी गई है, आपको पता है 33 मानी गई है, ठीक है। अब देख लेते हैं ये 33 कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो होता हमारा, देखो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। स्पर्श व्यंजन के बाद आते हैं दूसरे आपके अंतस्थ व्यंजन, कितने हैं, 4। उसके बाद आ गया आपका उष्ण संघर्षी, कितने हमारे, 4। टोटल कितने हो गए आपके, 25, 4, 29 हो 33। तो देखो हमारे जो जगह हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है। अर्थात अब शामिल किसे नहीं किया गया है, देखो व्यंजनों की संख्या में, तो आपको बताना है सर संयुक्त व्यंजन को शामिल नहीं किया जाता, जो हमारे होते हैं क्षय, त्रय, ग्रह और श्रेय, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन को व्यंजनों की संख्या में काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि इनका प्रयोग हम पहले कर चुके होते हैं, और ना ही संयुक्त व्यंजनों को व्यंजनों के प्रकार में शामिल किया जाता है। अगर व्यंजनों के प्रकार पूछे जाएं तो आप 3 बताना, एक स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण संघर्षी, ठीक है। व्यंजन के अन्य नाम क्या है, तो व्यंजन के अन्य नाम है आपका एक हल, जो व्यंजनों को संस्कृत में बोला गया है। अन्य नाम क्या है, तो याद रखना व्यंजन को परतंत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो याद रखना इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे डायरेक्ट पूछा व्यंजनों की संख्या, तो कहना 33। अगर पूछा जाता कौन कौन से 33 होते हैं, तो हम ये भी बता देंगे। संयुक्त व्यंजन किस आधार पर, हम ये भी बता देंगे, ठीक है। बस आप जुड़े रहो, बाकी जो पूरे प्रैक्टिस सेट का पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक करेंगे, ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है संख्या से। अब संख्या से कोई क्वेश्चन आएगा, संख्या से इतनी बार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। आप संख्या से जो भी क्वेश्चन आएगा आप इसे कर ही दोगे। इसमें पूछा है हमारा निम्नलिखित में संज्ञा शब्द नहीं है, या संज्ञा शब्द है। आप, सर्वनाम, चलना, क्रिया, आकाश, संज्ञा, ठीक है। ये नाम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, संज्ञा हो जाएगा। दुनिया में जितने भी नाम हैं, संपूर्ण विश्व में जितने भी नाम हैं, सबके नाम क्या है, संज्ञा है। ये संज्ञा की परिभाषा है, ठीक है। वस्तु वस्तु को सबको छोड़ दो, जो परिभाषा पढ़ते हैं, दुनिया में जितने नाम सब संज्ञा है। आंख बंद करके लगा देना। संज्ञा के भेद पूछे जाए कितने होते हैं, 5 होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना कि संज्ञा के विकारक तत्व कितने होते हैं। तो संज्ञा के विकारक तत्व आपने पढ़े होंगे, अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट किए होंगे। 3 होते हैं, कौन कौन से, लिंग, वचन और कारक। ये क्या है, संज्ञा के विकारक तत्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर संज्ञा के भेद पूछा जाए, कहना 3 होते हैं, जो होते हैं हमारे, पहला रूढ़,
अर्थात ऐसे शब्द जिनकी संधि नहीं हो सकती। दूसरा यौगिक शब्द, और यौगिक के बाद आएगा योग रूढ़। ठीक है, ये हमारे इस तरह से क्वेश्चन आते हैं संज्ञा से। ठीक है, आपको याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी में कितने लिंगों के प्रयोग होते हैं, अर्थात हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। होता संस्कृत में कितने होते हैं? तो कह देते 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंलिंग। ठीक है, तो याद रखना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। प्रकार पूछे थे, प्रयोग कितने प्रकार से? 2 प्रकार से करते हैं। ठीक है, उसके बाद लिंग के बारे में बात कर लेते हैं। कैसा शब्द है ये हमारा? विकारी शब्द है। लिंग की पहचान किस शब्द से होती है? तो संज्ञा से होती है। ठीक है, क्या सर क्रिया से नहीं हो सकती? तो कहना सर हो सकती है, लेकिन हम फंस जाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से हम किसे चुनते हैं? संज्ञा को चुनते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है वचन। वचन से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा। वचन किसका बोध कराते हैं? ठीक है, तो वचन हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। हमारे विकारी शब्द होते हैं, अर्थात हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पूछा वचन की परिभाषा पूछिए। तो वचन की जो परिभाषा होती है याद रखना, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? हम वचन कहते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? ठीक है, सर्वनाम के जो भेद होते हैं हमारे, तो सर्वनाम के भेद होते हैं हमारे 6। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा आपका संबंधवाचक, उसके बाद प्रश्नवाचक और लास्ट हमारा निजवाचक। ठीक है, सर्वनाम के कुल कितने भेद है? कहना 6। पूछा गया सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? तो सर्वनाम की संख्या 11 होती है। आपको यह बताना है कि सर्वनाम की जो 11 संख्या है वो कौन से हमारे सर्वनाम होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर दिया गया है 7। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, याद रखना, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? विशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताएं उसे कहते हैं प्रविशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। यही क्वेश्चन बनते हैं, आप यहाँ पर आप उड़ा सकते हो, इन्हें काम खत्म। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण, जो विशेषण की बताए प्रविशेषण, जो क्रिया की बताए क्रिया विशेषण, काम खत्म। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया बतानी है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है जो हम किसी दूसरे से करवाते हैं, जैसे जीना, लिखना और दिलवाना और चलना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? दूसरे से हम यही क्रिया करवा सकते हैं, दिलवाना। जैसे सोहन मोहन से यह पेन दिलवाना। ठीक है, तो हम किससे कह रहे हैं? सोहन से। सोहन से कह रहे हैं कि सोहन यह पेन मोहन से दिलवाना। तो दिलवाना हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत को डाउट रहता था इसमें। देखो इस तरह से पूछा गया क्वेश्चन, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक होते हैं? अर्थात किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर कारकों के कितने भेद होते हैं? तो किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर हमारे कारकों के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अगर किशोरीदास वाजपेयी जी नहीं होते, अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता हमारा कारक के कितने भेद होते हैं, तो हम 8 बता देते कि 8 होते हैं। लेकिन ये पूछा किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर, तो किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर कारक कितने होते हैं? तो कहना 6 होते हैं, क्योंकि किशोरीदास वाजपेयी जो पहला कारक होता है हमारा कर्ता कारक, और जो सबसे लास्ट का कारक होता है संबोधन कारक, इन्हें कारक नहीं मानते हैं। जबकि इनसे अन्य जो बचे हुए हैं हमारे, जैसे कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, ठीक, उसके बाद अपदान कारक, अधिकरण कारक, और लास्ट आपका संबंध कारक। तो किशोरीदास वाजपेयी जी जो है ये
कर्म को, करण को, संप्रदान को, अपादान को, अधिकरण को, संबोधन संबंध को, इन्हें मानते हैं कारक 6। तो किसे नहीं मानते, कहना कर्ता और संबोधन को नहीं मानते हैं। ठीक है, अगर हम किशोरीदास वाजपेयी जी को हटा देते हैं, हम सिर्फ नॉर्मल पूछते हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कहना आप 8 होते हैं। कारक होते क्या है, तो कारक हमारे अविकारी शब्द होते हैं, अर्थात लिंग वचन के आधार पर हम इनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। कारक का अन्य नाम क्या है, कारक का अन्य नाम परसर्ग है और कारक को ही विभक्ति कहते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है हमारा 10वां। आपको बताना है, परिभाषा पूछिए। देखो 2 परिभाषाएं पूछ ली, ऊपर अभी परिभाषा पूछी थी आपकी वचन की, और अब यहाँ एक परिभाषा पूछी गई है, आपको बताना है। ठीक है, मैंने बताया था कि इसमें थोड़े से अच्छे से क्वेश्चन होंगे, तबियत खुश करने वाले होंगे। देखो, क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य, व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध कराते हैं। 4 ऑप्शन है, इनमें से एक की परिभाषा है। ठीक है, ये तो परिभाषा नहीं है, आप छांट भी सकते हो क्योंकि संख्या की ये परिभाषा नहीं होती। अब देखो इन 3 में से कौन सा बैठेगा आपका, जो आप बता सकते हो। परिमाण बोधक विशेषण दे रखा है इसमें, परिमाण में जितना उतना कितना नापतोल होती है, उड़ा दो, खत्म कर दो। क्या अव्यय का दे रखा है भेद, अव्यय भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, काल हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या दिया है, समय। ठीक है, और काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समय होता है, जो एक बताता है आपका बीते हुए समय को, चल रहे समय को और आने वाले समय को, या बताएगा कि ये कार्य पूर्ण है या बताएगा ये कार्य अपूर्ण है। तो देखो इस तरह से काल की परिभाषा पूछी गई है और आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप गलत मत करना। ठीक, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के साथ। अगला वाला क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। स्पीड से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें कवर करने हैं। क्वेश्चन दिया गया है, वाच्य किसके अनुसार बनता है। ठीक है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, अर्थात हम किस आधार पर बोल रहे हैं। ठीक है, वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला आपका कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा आपका भाववाच्य। ठीक है, अब इसमें दिया गया वाच्य किसके अनुसार बनता है। तो देखो, अगर कर्ता के अनुसार होगा तो कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार होगा तो कर्मवाच्य, भाव के अनुसार होगा तो भाववाच्य, अर्थात जो हमारा ठीक है वाच्य बनते हैं इसके अनुसार बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थात तीनों के अनुसार बन जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन ना किया जाए, अर्थात कोई बदलाव ना किया जाए, उसे क्या कहते हैं। लिंग वचन कारक के आधार पर जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं किया जाता उसे क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं किया जाता उन्हें कहते हैं अव्यय शब्द। अव्यय के भेद 4 होते हैं, चारों भेद याद रखना। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा याद रखना संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये अव्यय के भेद है। अव्यय हमारे अविकारी होते हैं, अर्थात इनमें लिंग वचन कारक पुरुष आदि के कारण कोई बदलाव कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो अव्यय हमारे अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। क्वेश्चन पूरा पढ़ना, ढंग से पढ़ना, जैसे पढ़ते हैं, ढंग मतलब तमीज से। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे शब्द के भेद होते हैं, तो याद रखना ये होते हैं हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है हमारा तत्सम जो संस्कृत के शब्द होते हैं, दूसरा तद्भव जो संस्कृत के बदले हुए रूप होते हैं, उसके बाद देशज शब्द जो हमारे खुद के देशी होते हैं अर्थात जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले, और उसके बाद विदेशज शब्द अर्थात जो हमने विदेशी भाषाओं से लिए हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद पूछे गए हैं, तो याद रखना 4 पूछे गए हैं। हमारे एग्जाम में भी 4 माना गया है, आपको भी 4 लगाने हैं। जिस भी भाई बहन को 5 लग रहे हो तो उसे वो 5वां लग रहा होगा संकर शब्द, आप इसे काट देना। संकर को इसमें शामिल नहीं किया जाता क्योंकि संकर का प्रयोग हम पहले ही कर चुके हैं।
जो संकर बनेगा वो बनेगा तो इनसे तत्सम तद्भव या देशज या विदेशज से, तो जो पहले प्रयोग कर लिया तो आप क्यों प्रयोग करेंगे। तो संकर जो पढ़ते हैं वो काट देना, क्योंकि एग्जाम में भी नहीं माना जाता, कुछ किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है, अलग कर देना उसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है, इनमें से पर्यायवाची, देखते ही गुस्सा आ जाना है, क्योंकि पर्यायवाची से क्वेश्चन आएगा, हिंदी की जड़ से क्वेश्चन आएगा, और ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी जड़ खराब हो, अर्थात इसमें अरणीय शब्द का पर्यायवाची शब्द बनाना है, अरणीय शब्द का, ठीक है। अरणीय किसका है आपका, ये हमारा जंगल का पर्यायवाची है, जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन, ठीक है। जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन, ये सब किसके पर्यायवाची है हमारे, ठीक है, ये हमारे जंगल के पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर हमें ए मिल गया। यहाँ पर क्या दिया गया है, कांतार हमारा किसका है, जंगल का पर्यायवाची है, याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो जो दिया गया है, अनुरक्ति का विपरीत, अनुरक्ति विरक्ति काम खत्म, अनुरक्ति विरक्ति। जो क्वेश्चन बहुत आसान होगा या जो ब्लोम शब्द से क्वेश्चन होगा उस पर कोई टाइम नहीं लिया जाएगा। अगर आपके ब्लोम शब्द भी खराब हो रहे हैं तो एक बार ब्लोम शब्द पूरे तैयार करो, क्योंकि प्रैक्टिस सेट तभी हो पाएंगे सही सारे प्रैक्टिस सेट जब एक बार हमने तत्सम तद्भव पर्यायवाची मुहावरे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय सब हमारे एक बार कंप्लीट हो, उसके बाद होते हैं प्रैक्टिस सेट। अगला क्वेश्चन देखो, अगला दिया गया ऐसे शब्द जो उच्चारण और बर्तनी की दृष्टि से, ये देखो उच्चारण और बर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति अर्थात जो पैदा होते हैं उत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, उन्हें क्या कहते हैं। परिभाषा पूछ ली तीसरी, पहले पूछी थी वचन की, फिर पूछी काल की, अब यहाँ पर पूछ ली परिभाषा। आप बताओ क्या ये पर्यायवाची होंगे, काट दो, क्या ये विपरीतार्थी होंगे, काट दो, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को छाटना सीखो, हिंदी को पूरा कंप्लीट करना सीखो। आगे को देखो, आगे को दिया गया है, अच्छा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी हो सकता है, या दिया गया है समरूप या समुच्चारित शब्द, ठीक है। तो क्या होते हैं ये, समरूप शब्द होते हैं या समुच्चारित शब्द होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हो आप इनके स्क्रीनशॉट लेते रहना और बाद में देखना, ये आपको टकराएंगे। आगे देखो जो क्वेश्चन दिया गया है, किसी शुभ कार्य को विधिवत और श्रद्धापूर्वक करने को क्या कहते हैं, अर्थात अनेक शब्दों से एक शब्द। किसी शुभ कार्य को विधि विधान लिखा है, विधिवत या विधि विधान एक ही बात है, विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करने को क्या कहते हैं। जब कोई कार्य विधि विधान से होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुष्ठान के साथ करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आप इसे गलत नहीं करोगे। इसमें पूछा लोकोक्ति, लोकोक्ति कौन सी भाषा का शब्द है, सभी को पता है संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। लोकोक्ति और मुहावरे हम पढ़ते हैं जबकि ये दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। लोकोक्ति संस्कृत भाषा का शब्द है जबकि मुहावरे आपका कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। इसमें यहाँ पूछा लोकोक्ति का अर्थ बताओ, अच्छा हमें अर्थ बताना, लोक में प्रचलित उक्ति या लोक की बातें या लोगों के लेख या अच्छी बातें। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, आपने तो सोच लिया होगा जो भी सोचा होगा। अब देखते हैं आंसर इसका हमारा बना ए, लोगों की प्रचलित बातें, लोगों की प्रचलित उक्ति ही तो बनती है लोकोक्ति, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया शब्द पूछा है, आमदनी किस भाषा का शब्द है, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। आमदनी कौन सी भाषा का शब्द है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का तो होना नहीं है क्योंकि अंग्रेजी भाषा के तो बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है फारसी, हो सकता है तुर्की, ये भी हो सकता है। पुर्तगाली भाषा के बिल्कुल बेसिक शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा तंबाकू कौन सी भाषा का शब्द है, पुर्तगाली। उसके बाद मेज कौन सी भाषा का है, पुर्तगाली। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है, ये भी आपका पुर्तगाली है। उसके बाद कमरा, और क्या होगा आपका तोलिया, आलपिन, अनानास, ठीक है, ये सब किसके शब्द हैं, तो ये हमारे पुर्तगाली भाषा के शब्द है। उसके बाद तुर्की के शब्द बड़े मजे के शब्द होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, हमारे एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखना, जो हम उर्दू बोलते हैं ये उर्दू कौन सी भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। उसके बाद एक शब्द आता है हमारा चाकू, कौन सी भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। दरोगा जी कौन सी भाषा का शब्द है, दरोगा तुर्की भाषा का शब्द है। मुगल हमारे यहाँ आए थे, ठीक है, कौन सी भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का। उसके बाद क्या है,
बीबी कौन सी भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का। उसके बाद लहास कौन सी भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का। उसके बाद और आता तुर्की भाषा का बेगम। यही वो शब्द हैं जो रिपीट होते रहते हैं, आप प्रैक्टिस सेट करना, यही क्वेश्चन मिलेंगे जो रिपीट होते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद फारसी शब्द आ गया, ठीक है, तो पहले तो ये बता दूं आमदनी भी हमारा फारसी भाषा का शब्द है, और फारसी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या होता है हमारा? हिंदी। जो हमारा हिंदी है कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी। उसके बाद सरकार, सरदार, रंग जो होते हैं, रंग, गुलाब, दिल, ये सब कौन सी भाषा के शब्द हैं? ये हमारे फारसी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। अंग्रेजी की आसान होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उपसर्ग को क्या कहते हैं? क्या शब्दांश है, क्या वाक्यांश है, क्या शब्द है, क्या पद है? 1000 बार बताता हुआ आ रहा हूं प्रैक्टिस सेट में, और यही मैं बताता हूं कि ये प्रैक्टिस सेट जो दिए होते हैं इनमें हमारे क्वेश्चन चलते रहते हैं जो एग्जाम में आए हुए होते हैं। अब देखो यहाँ पर जो उपसर्ग है ना, ये एक शब्द का अंश होता है। क्या है उपसर्ग? शब्द का अंश है। उपसर्ग जो होते हैं हमारे कैसे शब्द हैं? अविकारी शब्द होते हैं। कैसे शब्द है? अविकारी शब्द है। शब्द के कहाँ लगते हैं? तो ये कहना पहले लगते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखो प्रत्यय। प्रत्यय कैसे शब्द है हमारे? ये भी अविकारी है। ये शब्द के कहाँ लगेंगे? ये तो पूछा ही है, ये शब्द के बाद में लगते हैं, ठीक है। शब्द के बाद में लगते हैं प्रत्यय, उपसर्ग लगते हैं शब्द के पहले, ठीक। होते क्या? शब्द का अंश होते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को जल्दी करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। तो वर्णों के मेल से होगा तो संधि होगा, ठीक है। और अगर वर्णों की जगह हम शब्द कर देते तो हमारा आंसर समास होगा, ठीक है। याद रखना इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। दो शब्दों के मेल से बनता है समास, दो वर्णों के मेल से बनती है संधि। उसके बाद अगला क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है या समास का अर्थ क्या है, ठीक है। तो समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना, अर्थात किसी वस्तु को छोटे में समझा देना, और छोटा भी कितना? 1/3। तो ये भी याद रखना, संक्षेपीकरण का अर्थ कितना होता है? कहना 1/3। जब हम पत्र लेखन करते हैं या पत्र लिखते हैं वो हमारा संक्षेप में होता है। कितना संक्षेप में होता है? 1/3 संक्षेप में होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण होता है। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय हो गया, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। ये समास हो गए। पूछा जाए समास में पद कितने होते हैं? तो कहना 2 पद होते हैं, पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद, ठीक है। तो ये याद रखना समास। आगे क्वेश्चन आते रहेंगे समास से, पीछे भी क्वेश्चन आते रहेंगे। ये हमारे 50 के पार प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे आप एक बार देखो, हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी पहले से। अगला क्वेश्चन देखो इसमें जो दिया गया है, वाक्य विचार के अंतर्गत, ये देखा ना, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? अच्छा, जब हम वाक्य विचार पढ़ते हैं तो उसमें किस चीज का अध्ययन करते हैं? परिभाषा आ गई है, परिभाषा आ गई है। आप ये परिभाषा बताओ, आपसे बताया हिंदी अच्छी करनी है परिभाषा को पढ़ो, हिंदी अच्छी करनी है परिभाषा को पढ़ना है, ठीक है। वाक्य विचार के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो कहना वाक्य विचार है तो सर वाक्यों का ही किया जाएगा। शब्द विचार होते तो शब्द का करते, वर्ण बच्छेद होते तो वर्णों का करते, ठीक है। तीनों चीजें याद रखनी है। अगला देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया हमारा, निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी बतानी है। अपने आप देखो इसमें जो शुद्ध वर्तनी दी गई है हमारी, कौन सी इसकी शुद्ध वर्तनी होगी? जो दिया गया है अभियांत्रिक लिखा है, कौन सा वाला? अभियांत्रिक, 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 जो भी दिया गया है क्या सही होगा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध? जब आप कभी ये वर्तनी वाले क्वेश्चन किया करो तो ये जरूर देख लिया करो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध लिखा है या शुद्ध, कभी जल्दबाजी में गलत कर दो, ठीक है। तो याद रखना इसमें जो हमारा क्वेश्चन का आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? अभियांत्रिक होता है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। प्रैक्टिस सेट करने में पूरा मजा आ जाएगा, आप करो। साहित्य में रस का अर्थ क्या है? क्योंकि हमारे जो एसआई वाले हैं उसमें रस का सिलेबस दिया गया है, उसी से ये प्रैक्टिस सेट लिया गया था। इसमें दिया गया है साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है, तो बता देते हैं। रस का, रस से मिलने वाली आनंद अनुभूति, अर्थात जो सुनते समय आनंद होता है उसे ही हम रस कहते हैं, ठीक, याद रखना। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प काव्य में छंद के महत्व से संबंधित नहीं है, अर्थात कौन सा गलत विकल्प दिया गया है, ठीक है। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है यही हमारा गलत है, ठीक है। छंद सरस न होने के कारण मन को भाते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है, छंद भी मन को भाते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। तो देखो छंद से और रस से भी क्वेश्चन थे। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? परिभाषा पूछी गई है, अलंकार की परिभाषा है, आपने अलंकार पढ़ भी रखे होंगे। ठीक है, आप बताओ इसमें क्या इसका आंसर बनेगा। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, ठीक है, शब्दों को अलंकार कहते हैं। इसमें पूछा कि धर्मों का अंतर बताना है, मतलब इसका अर्थ क्या है। तो इसका क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, क्योंकि गुण से ही क्या बनते हैं, आपके अलंकार बनते हैं। ठीक है, जब अलंकार की बात आ जाएगी तो हम अलंकार को तो पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, याद रखना, सजावट करना। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ सजावट करना होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना अलंकार के बारे में कि पूछा जाता है अलंकार के प्रवर्तक कौन थे। तो अलंकार के जो प्रवर्तक थे उनका नाम है आचार्य वामन। क्या नाम है, आचार्य वामन, अलंकार के प्रवर्तक आचार्य वामन। उसके बाद पूछा जाता अलंकार की परिभाषा किसने दी थी, अलंकार की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो आचार्य, ये भी आचार्य है लेकिन ये व्यक्ति बदल जाएंगे, आचार्य दंडी द्वारा दी गई थी। ठीक है, उसके बाद अलंकारवादी कवि या अलंकार का बादशाह किसे कहते हैं, या अलंकारवादी कवि किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, केशव दास को कहते हैं। किसे कहते हैं, केशव दास को कहते हैं। तीन व्यक्ति आ गए, प्रवर्तक आचार्य वामन, परिभाषा आचार्य दंडी, बादशाह या अलंकारवादी कवि केशव दास। केशव दास को क्या कहते हैं हम, अलंकार का बादशाह कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ सजावट करना। यहाँ क्या पूछा था, धर्मों के आधार पर क्या कहते हैं, ये गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो दिया है, कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है। पर्यायवाची से क्वेश्चन है, आपको गुस्सा कर जाना है कि पर्यायवाची से क्वेश्चन गलत नहीं होना। ठीक है, पहला दिया गया भूरे का पूछा है, दूर्यप होता है, मधुप होता है, अली होता है, षटपद होता है, सब भूरे के होते हैं। उसके बाद हंस के कलकंठ मराल सिरपक्ष मानसोक होते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद पानी का सलील और अंबु होता है, ये भी सही है। जब तीन सही है तो एक गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। दुर्गा का कमला तो होता है, लेकिन इंदिरा किसका होता है, ये आपका लक्ष्मी का होता है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ये गलत है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन दिया गया है, विवाद या गुटबंदी से अलग रहने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, अर्थात अनेक शब्दों से एक शब्द। विवाद या किसी गुट से अलग रहने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो कहना अगर किसी विवाद से अलग है तटस्थ और किसी गुट से अलग है तो गुट निरपेक्ष। जो हमारे यहाँ एक विश्व में संगठन भी बना हुआ है गुट निरपेक्ष। आपको जब ये आ गया गुट निरपेक्ष तो ये बताना है कि गुट निरपेक्ष की स्थापना कहाँ हुई और गुट निरपेक्ष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये जीएस का क्वेश्चन है, हिंदी में पूछा है हमने, आपको फिर भी याद रखना, बता देना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, साहित्य से क्वेश्चन है। साहित्य से क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2016 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था। कब का, 2016 का। तो ये जो पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था नासिरा शर्मा को। ठीक है, ये याद रखना, 2016 का पूछा है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको मेन चीज याद रखनी है कि ये पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखना 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और जब इसकी स्थापना की गई थी तो ये सर्वप्रथम किसे दिया गया था, तो माखनलाल चतुर्वेदी को ये सर्वप्रथम दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछा है हिंदी साहित्य पुरस्कार का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो याद रखना है कहां पर दिया जाता है, तो ये हमारा दिल्ली में दिया जाता है। ये तो सही है यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट ये पूछा जाए कितनी भाषाओं में दिया जाता है। अगर ये पूछा जाए कितनी भाषाओं में दिया जाता है तो आपको बताना है सर ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। उसके बाद इसकी रकम कितनी है, अर्थात इसमें कितनी धनराशि दी जाती है, तो कहना सर इसमें पूरे 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ठीक है, हिंदी साहित्य पुरस्कार आपका कंप्लीट हो गया। आपको उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, यौगिक शब्द की रचना के आधार क्या है, अर्थात यौगिक शब्द जो होते हैं हमारे किन किन आधारों से बनाए जा सकते हैं। ये तो पता है कि यौगिक शब्द किसी दूसरे के योग से ही बनाए जाते हैं, तो वो जो दूसरे हैं वो कौन कौन से हैं, अर्थात क्या उसमें उपसर्ग प्रत्यय है, क्या संधि समास है,
क्या उपसर्ग प्रत्यय और समास है, ठीक है, या इसमें से कोई नहीं है। तो परिभाषा पूछिए यौगिक शब्द की जो रचना होती है, इसकी रचना के आधार क्या क्या है। तो यौगिक शब्द जो हमारे बनते हैं वो आपको याद रखना है, एक तो उपसर्ग के योग से बनते हैं, प्रत्यय के योग से बनते हैं और हमारे समास के योग से बनते हैं, ठीक है। अब हमेशा के लिए याद रखना कि यौगिक शब्द किस किस आधार से बनते हैं, उपसर्ग प्रत्यय और समास के आधार से बनते हैं, ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला शब्द इसमें दे रखा है सामाजिक शब्द का शुद्ध रूप बताना है, ठीक है, इसमें शुद्ध रूप पूछा है तो इसमें जो हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक जिसके लास्ट में इक प्रत्यय होता है उसका जो पहला शब्द है बड़ा बन जाता है अर्थात आ जाता है उसमें, ठीक है, याद रखना। उसके बाद निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी बतानी है, ठीक है। पहला दिया है सोचनीय, उसके बाद भास्कर, ज्योत्सना और बाणनीय। तो सोचनीय शुद्ध लिखा हुआ है, भास्कर जो लिखा है अशुद्ध लिखा गया है क्योंकि ये लिखा जाएगा भास्कर, इसमें से ये वाला आता ना कि ये वाला आता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ज्योत्सना शुद्ध लिखा हुआ इसी तरह से लिखा जाता है और बाढ़ में डे पर हमारा हलंत लगा होता है, ठीक, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया हमारा, जो रहीम उत्तर प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे भुजंग। अर्थात इसमें क्या पूछा है, दोहे में अलंकार पूछा है, कौन सा अलंकार दिया गया। अलंकार के भेद हम पढ़ चुके हैं, अलंकार अर्थ के आधार पर अलग होते हैं और शब्द के आधार पर अलग होते हैं, ठीक है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सजावट करना, ठीक है। अलंकारवादी कवि कौन है, तो अलंकारवादी कवि केशवदास को कहते हैं। अलंकार के प्रवर्तक जो आते हैं आचार्य बावन और अलंकार का वर्गीकरण आचार्य दंडी द्वारा किया गया था, ये अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ आपको बताना है कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो अलंकार है हमारा ऑप्शन नंबर सी अर्थानंतर न्यास अलंकार इसमें है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कितनी बार हम बोलते रहते हैं कि यह महाकाव्य, महाकाव्य अर्थात महाकाव्य क्या होते हैं या महाकाव्य में क्या होता है। पहला दिया गया है जीवन का खंडन चित्रण, उसके बाद जीवन का बृहत चित्र, उसके बाद दोहा छंद या उत्साह भाव होते हैं। तो जो हमारे महाकाव्य होते हैं उसमें क्या होता है, जीवन का बृहत चित्र होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है रातों रात शब्द में कौन सा समास है। रातों रात मैंने आपको बताया है, कई बार बताया कि जहां सेम शब्द रिपीट होते हैं, जैसे रातों रात, दिनों दिन, ठीक है, पहला पहर, तो वहां कौन सा समास हो जाता है हमारा, अव्ययभाव समास होता है। अर्थात अव्ययभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है, इसका पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें किसका प्रयोग करते हैं हम, तो इसमें उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारा आ उपसर्ग, अनु, यथा, आ अनु यथा, आ अनु यथायावत, हर, भर, डर, डरपोक वाला, नी, बे, ये शब्द आते हैं, ठीक है। आ अनु यथायावत, हर, भर, नर, डर, बे, ये क्या हमारे अव्ययभाव समास के, ठीक है, हमारे वो उपसर्ग है जो इसमें पहले जोड़े जाते हैं। द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, इसमें विलोम शब्द जैसे प्रकार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कर्मधारय समास में क्या आता है, तो याद रखना कर्मधारय समास में रंगों का नाम आता है। किसका नाम आता है, रंगों का नाम आता है। जैसे नील गाय, तो नीली गाय हो गई कर्मधारय समास, ठीक है। हरा घर कौन सा, कर्मधारय समास, ठीक। नीलमणि कौन सा, नीली आ गई तो कर्मधारय समास। काला पानी कर्मधारय समास, ठीक है। जहां कभी भी रंग आ जाए आंख बंद करके कर्मधारय समास लगा देना। उसका पहला पद जिसका संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। तो हमारा इसका क्या आंसर था, हमारा डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा अव्ययभाव समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, वह तोड़ती पत्थर देखा देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, उपयुक्त में पंक्ति बतानी है, किसकी पंक्ति है, ठीक है। तो ये जो पंक्ति है हमारी, ये पंक्ति दी गई है हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक। आपको क्वेश्चन बताना है जो हमारा गिव अवे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गुरु का क्या नाम था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गुरु का क्या नाम था, उससे अलग जो आपको बताना है बहुत आसान है कि संस्कृत भाषा में, अरबी भाषा में, फारसी भाषा में, उर्दू में और आपका चीनी भाषा में कितने वर्ण होते हैं, ये आपका गिव अवे है, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो में, ठीक, गिव अवे के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।